Morning students, my name is Abhishek Singh and I welcome you all to our YouTube channel DPSVM IC Blurry. Today we are going to study a new chapter in civics, that is Pillars of Democracy. So let's begin with the video. देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में जब हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था तो हमने अब्राहम लिंकन का एक कोट पढ़ा था, क्या? टू द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। डेमोक्रेसी किसके लिए होती है? लोगों के लिए होती है, लोगों के द्वारा होती है। ठीक है, इस चैप्टर में हमने पढ़ने वाले हैं पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। हमारे जो इंडिया में जो डेमोक्रेसी है या इंडिया के बाहर भी जितने देशों में डेमोक्रेसी चल रही है उनके पिलर्स क्या क्या हैं, स्तंभ क्या क्या हैं। जैसे कोई बिल्डिंग खड़ी हुई होती है, 4 पिलर पे अगर कोई बिल्डिंग खड़ी हुई है, अगर आप उनमें से एक पिलर भी तोड़ देंगे तो बिल्डिंग गिर सकती है। ऐसे ही डेमोक्रेसी का क्या है? डेमोक्रेसी हमारे कुछ मेन पिलर्स होते हैं डेमोक्रेसी के, वो होते हैं 4 पिलर होते हैं जिन पर डेमोक्रेसी खड़ी होती है। अगर उनमें से एक पिलर भी सही से काम नहीं करे, सही से खड़ा ना हो, तो आपकी डेमोक्रेसी क्या हो सकती है? गिर सकती है। तो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी मीनिंग क्या, मतलब क्या हुआ? हमारा जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसके क्या क्या स्तंभ हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हमारी जो डेमोक्रेसी होती है उसके मेनली 4 पिलर्स माने गए हैं। नंबर 1 लेजिस्लेचर, नंबर 2 एग्जीक्यूटिव, नंबर 3 जुडिशियरी और नंबर 4 जर्नलिज्म। तो इन चारों के बारे में थोड़े डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। देखो बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको पहले भी बताया है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम हिंदी में कहते हैं संविधान। क्या कहते हैं? संविधान। देखिए बच्चों, एक बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको दूंगा। मैं अगर आपसे पूछूं 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, तो आप सभी कह देंगे कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। ठीक है, उसके बाद आपसे मैं पूछूं 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, तो आप मुझसे कहेंगे 26 जनवरी 1950 को। जैसा आप पढ़ते हैं, आपने हमेशा पढ़ा होगा, इस दिन को हम मनाते हैं, 26 जनवरी को मनाते हैं रिपब्लिक डे, 15 अगस्त को मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। संविधान क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इन दोनों के बीच की एक डेट थी 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारा जो संविधान होता है वो बनके पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। 15 अगस्त को आज़ादी मिली, 26 नवंबर 1949 तक आपका संविधान बनके तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 से ये लागू हो गया। आज़ादी, संविधान का बनना पूरा होना और फिर संविधान का लागू होना, 3 डेट आप याद रखेंगे। अब बात आती है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हमारा देश जिस तरीके से चलेगा, हमारे देश को चलाने में जो जो रूल्स रहेंगे, जो जो रेगुलेशंस रहेंगी, कौन हमारे देश का नागरिक होगा, कौन नागरिक नहीं होगा, अगर जो नागरिक होगा उनके अधिकार क्या क्या होंगे, अधिकार होंगे, उनके कर्तव्य क्या क्या होंगे, ये सब आपका कहाँ लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? हमारे देश का है। रिटिन मतलब लिखित में है। रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कहाँ पर है? इंडिया का है, जिसमें 12 शेड्यूल और लगभग 395 आर्टिकल्स तब थे जब ये बनके तैयार हुआ था। अब धीरे धीरे और भी बढ़ गए हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या आज़ादी देता है, उस बारे में भी हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा लेजिस्लेचर। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? हमारा लेजिस्लेचर। तो अगर हम बात कर रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, किसकी? संविधान की बात कर रहे हैं, तो संविधान में एक चीज है लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर को आप लॉ मेकिंग बॉडीज भी कह सकते हैं, जिसे दूसरे शब्दों में कहा जाता है पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट क्या होती हैं? लॉ मेकिंग बॉडीज। देखिए बच्चों, लॉ, नियम कानून बनाने वाली संस्था को ही हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। तो एक चीज तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेजिस्लेचर के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे देश में कानून बनाने का काम करती हैं। तो हमारे देश में कानून बनाने का काम करती हैं पार्लियामेंट, और उसके लिए हमारे हैं
एक लोकसभा है और एक राज्यसभा। एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा के अगर मैं मेंबर्स की बात करूं तो लोकसभा में टोटल 552 मेंबर्स होते हैं। इससे ज़्यादा मेंबर लोकसभा में नहीं हो सकते। और अगर मैं बात करूं राज्यसभा की तो राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स होते हैं। राज्यसभा में कितने मेंबर? 250 मेंबर। इन 250 में 238 और 12, ये 12 जो होते हैं ये नॉमिनेट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और ये जो 238 होते हैं ये इलेक्टेड होते हैं, वोटिंग के सिस्टम के थ्रू चुने जाते हैं। ये हमारे 552 मेंबर्स जो हैं यही कौन होते हैं? एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपने इलेक्शन सुना होगा कि अभी एमएलए का इलेक्शन चल रहा है, एमपी का इलेक्शन चल रहा है। तो जो एमपी का जो इलेक्शन होता है ना, जो यहाँ से जीत के जाते हैं, उन्हीं को वही लोकसभा के मेंबर बनते हैं और लोकसभा में जाकर बैठते हैं। जबकि राज्यसभा में क्या है, जैसे एमपी हो गया या एमएलए हो गया, इन सब की वोटिंग होती है और फिर राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं। राज्यसभा के 250 मेंबर्स में से 12 मेंबर्स कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट। देखिए, लोकसभा का जो टाइम पीरियड होता है ना वो 5 इयर्स का होता है। कितने साल का? 5 इयर्स। हमारे देश में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। अभी रिसेंटली कब हुए थे? 2019 में, 2019 से पहले 2004 में, 2014 में, उससे पहले 2009 में और उससे पहले 2004 में। तो इन सब में कितने का अंतर है? 5 साल का। तो हम कह सकते हैं लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो हर 5 साल बाद होते हैं, और 5 साल जब पूरे हो जाते हैं तो इस लोकसभा को क्या कर दिया जाता है? भंग कर दिया जाता है। आप ये समझ लीजिए कुछ टाइम के लिए खत्म कर दिया जाता है कि कोई लोकसभा नहीं है। फिर दोबारा इलेक्शन होते हैं, दोबारा इलेक्शन में नए नए लोग जीत कर आते हैं, फिर वो मेंबर बनते हैं लोकसभा के और लोकसभा दोबारा से फिर से चालू हो जाती है। लेकिन राज्यसभा का जो काम करने का सिस्टम है वो ऐसा नहीं है। राज्यसभा में क्या होता है, इसके जो 1/3 मेंबर जो होते हैं ना, इसके 1/3 मेंबर जो होते हैं हर दूसरे साल 2 साल बाद क्या ले लेते हैं? 2 साल बाद बदल जाते हैं। ठीक है, 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद बदल जाते हैं, 2 साल रहते हैं फिर बदल जाते हैं। लेकिन इनके जो मेंबर की जो इसके मेंबर रहते हैं 6 इयर्स के लिए। देखो, लोकसभा के मेंबर कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। राज्यसभा के मेंबर कितने साल के लिए रहते हैं? राज्यसभा में 6 साल के लिए। और राज्यसभा के 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद हट जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, लेकिन वो हटते अपने 6 साल पूरे करने के बाद ही। इस तरीके से सिस्टम बनाया जाता है कि जिनके 6 साल पूरे हो रहे हैं उन्हें 2 साल के बाद हटा दिया जाए, फिर 2 साल बाद, 2 साल बाद, ऐसे चलता रहता है। तो ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, कभी भी पूरी तरीके से भंग नहीं होती, जबकि हमारी लोकसभा ऐसे हो जाती है। तो लोकसभा का और राज्यसभा का काम क्या है? देखो बच्चों, हमारे देश की भलाई के लिए जो कोई भी कानून बनना होता है, हमारे देश की भलाई के लिए जो कोई भी कानून बनना होता है वो लोकसभा या राज्यसभा ही उसे बनाती हैं। एक बिल पेश होता है, लोकसभा या राज्यसभा में आता है, उस पर चर्चा होती है और वोटिंग होती है, और वोटिंग में अगर इसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं तो ये बिल पास हो जाता है। वोटिंग होती है 2 तरीके से। वोटिंग में एक तो होती है सिंपल मेजोरिटी, एक होती है स्पेशल मेजोरिटी। जितने मेंबर हैं उसके 50% + 1, इतने मेंबर अगर वोट दे दें, मतलब आधे से एक ज़्यादा मेंबर वोट दे दें, तो सिंपल मेजोरिटी से कोई बिल पास हो जाता है, कोई कानून बन जाता है। और एक होता है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है? 2/3 + 1, मतलब 2/3 लोग, 2/3 मेंबर से एक ज़्यादा मेंबर अगर वोट दे दें उसके पक्ष में, तो वो बिल क्या हो जाता है? पास हो जाता है। तो हमारे देश में कोई भी नया कानून बनता है या पुराने कानून में कोई भी बदलाव किया जाता है तो वो किसके थ्रू किया जाता है? लेजिस्लेचर के थ्रू किया जाता है। और लेजिस्लेचर की 2 इंपॉर्टेंट बॉडीज कौन सी थी? लोकसभा और राज्यसभा। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोकसभा, लेजिस्लेचर ने क्या काम करा? कानून बना दिया। अब उस कानून को इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? उस कानून
एक कानून होता है, एक होता है कानून बनाना और एक होता है कानून को लागू करना। कानून किसने बना दिया? लेजिस्लेचर ने। अब कानून को लागू करेगा कौन? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव आप कह सकते हैं हमारी गवर्नमेंट को। कानून को लागू करने वाले को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव। देखिए बच्चों, ये शब्द ही आप देख लीजिए, एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूटिव क्या काम करेगा? एग्जीक्यूट करने का काम करेगा। क्या एग्जीक्यूट करने का काम करेगा? लॉ। और वो लॉ किसने बनाए थे? वो लॉ बनाए थे आपके लेजिस्लेचर ने। जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाए थे उन्हें एग्जीक्यूट करने का काम क्या करेगा? एग्जीक्यूटिव करेगा। ठीक है, तो हमारी जो सरकार होती है वो क्या काम करती है? किसी भी लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम करती है। गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फिर आते हैं पीएम, और उसके बाद जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो सब क्या काम करते हैं आपका? वो काम करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारा जो भी लॉ बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारा जो भी कानून बनाया है उसे एग्जीक्यूट करना, उसे लागू करना और उससे होने वाले फायदे को जनता तक पहुंचाने का काम किसका होता है? एग्जीक्यूटिव का होता है। तो हमने लेजिस्लेचर के बारे में बात करी। लेजिस्लेचर का काम कानून बनाना और एग्जीक्यूटिव का काम जो कानून बना है उस कानून को लागू करना। लागू कौन करेगा? सरकार करेगी। और कानून बनाएगा कौन? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हमारा कानून बनाएगी और बनाए हुए कानून को लागू कौन करेगी? हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं जुडिशियरी। किसके बारे में बात करते हैं बच्चों? जुडिशियरी के बारे में बात करते हैं। देखो जुडिशियरी क्या है? आपने एक शब्द सुना होगा, जस्टिस। जस्टिस शब्द सुना है? जुडिशियरी का काम होता है जस्टिस प्रोवाइड करना। जस्टिस क्या? आप सभी को पता ही है, किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए उसे न्याय दिलाना। जुडिशियरी को कहते हैं न्यायपालिका। जुडिशियरी को क्या कहते हैं? न्यायपालिका। जुडिशियरी का काम होता है कि अपने सिटीजन्स को न्याय दिलाने का काम किसका होगा? जुडिशियरी का होगा। देखो जुडिशियरी में सबसे सुप्रीम बॉडी होती है सुप्रीम कोर्ट। सबसे सुप्रीम बॉडी कौन? सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आता है हाई कोर्ट। उसके बाद आती हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबसे नीचे आते हैं आपके लोक अदालत। अब इनके बारे में बात करेंगे, ये क्या है। ठीक है, आपके साथ अगर कोई भी घटना होती है, बुरी घटना हुई, मान लीजिए आपके साथ कोई इंसिडेंट हो गया, कोई बुरी घटना हो गई, आप गए पुलिस के पास, पुलिस ने आपकी नहीं सुनी। आप गए किसके पास? पुलिस के पास। पुलिस ने आपकी नहीं सुनी तो आप किसकी मदद लोगे? अदालत की मदद लोगे। या फिर आपने कोई क्राइम कर दिया, मान लीजिए आपने कोई क्राइम करा, किसी और ने क्राइम करा, और क्राइम करने के बाद उसे पुलिस पकड़ तो लेती है। पुलिस का काम पकड़ने का है। पुलिस का काम क्या होता है? जो क्रिमिनल्स होते हैं, क्रिमिनल्स को पकड़ने का काम होता है। क्रिमिनल्स को पकड़ने का काम होता है। लेकिन क्रिमिनल्स को पनिशमेंट देने का काम किसका होता है? जुडिशियरी का। क्रिमिनल्स को पनिशमेंट देने का काम किसका होता है? जुडिशियरी का। देखियो, पुलिस ने किसी चोर को पकड़ा, चोर को पकड़ के वो ले गए पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन से 24 आवर्स के अंदर उन्हें उसे कोर्ट के आगे पेश करना होता है कि ये हमने पकड़ा है, इसने ये क्राइम करा है। उसके बाद कोर्ट में बैठे हुए जो जज होते हैं वो जज साहब डिसाइड करते हैं कि उसे कौन सी सज़ा देनी है। किसके अकॉर्डिंग? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके से लिखा है उसके क्राइम के हिसाब से उस तरीके से उसे सज़ा दी जाती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं एक। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होता है, हर एक जिले का एक कोर्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट, हर एक राज्य का, हमारे देश में जितनी भी स्टेट्स हैं हर एक स्टेट का अपना एक कोर्ट होता है। कभी कभी क्या होता है? 2 स्टेट्स का एक कोर्ट होता है, मतलब 2 स्टेट मिलके अपना एक हाई कोर्ट बना लेती हैं और वो हाई कोर्ट दोनों स्टेट के लिए काम करता है। कभी कभी एक स्टेट का सिर्फ एक ही हाई कोर्ट होता है, जैसे उत्तर प्रदेश का कहाँ पर है? इलाहाबाद। उत्तराखंड का कहाँ है? नैनीताल।
सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में सिर्फ एक है। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में कितना है? सिर्फ एक है, और वो भी कहां पर? न्यू दिल्ली में। ठीक है, हमारे देश में सिर्फ एक कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, जो कहां पर है? दिल्ली में है, और वो सिर्फ हमारे देश का सिर्फ एक इकलौता कोर्ट है। जितने भी कोर्ट हैं, मान लीजिए आपने अपना कोई केस डाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आपको लगता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने जो केस डाला है उसमें आपके साथ न्याय नहीं हुआ, आपको जो सजा मिली है वो गलत मिली है, तो आप वो केस अपना हाई कोर्ट लेकर जा सकते हैं। हाई कोर्ट लेकर गए, वहाँ पर भी आपको लगता है कि हाई कोर्ट में जो आपके साथ जो आपको न्याय मिलना चाहिए था, आपको न्याय नहीं मिला, तो आप अपना केस कहाँ लेकर जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट जैसा कहेगा आपको वो फैसला मानना होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपको मौत की सज़ा सुनाई जाती है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट की बात माननी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ऑर्डर कर दिया तो आपको कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ बचा सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। उसके बाद सिर्फ राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि जो आपको जो डेथ सेंटेंस मिली है, सजाए मौत मिली है, उसको कैंसिल करने का राइट किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, जुडिशरी के बारे में भी हमने बात करी। लेजिस्लेचर कानून बनाने वाला, एग्जीक्यूटिव कानून को लागू करने वाला, जुडिशियरी जो ये देखे, जो कानूनों के दायरे में रहते हुए ये देखे कि जो कानून बने हैं और जो कानून लागू हुए हैं वो सही से लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये काम किसका होता है? जुडिशियरी का होता है। कोई क्राइम कर रहा है तो उसे सजा सुनाने का काम किसका होता है? जुडिशियरी का होता है। तो इन तीनों के बारे में तो हमने बात करी। अब हम बात करते हैं हमारे जर्नलिज्म के बारे में। तो हमारा फिफ्थ जो लास्ट पॉइंट जो है जर्नलिज्म, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। देखो जर्नलिज्म में क्या क्या आता है। सबसे पहले ये जानेंगे, जैसे ही आपने जान लिया कि जर्नलिज्म के अंडर कौन कौन सी चीजें आती हैं। जर्नलिज्म कहते हैं पत्रकारिता को। ठीक है, न्यूज़पेपर हो गया, मास मीडिया हो गया, आपके टीवी पे जो देखते हैं आप न्यूज़ चैनल हो गए, वो सब किसका पार्ट है? जर्नलिज्म का पार्ट है। जर्नलिज्म का काम क्या होता है? डेमोक्रेसी में मान लीजिए कोई गवर्नमेंट काम कर रही है, गवर्नमेंट जो अपना काम कर रही है क्या सही से काम कर रही है? अगर सही से काम कर रही है तो पब्लिक को बताना, और अगर गवर्नमेंट कोई काम सही से नहीं कर रही है तो पब्लिक को बताना। मतलब जर्नलिज्म का काम होता है कि जो हमारी जो पब्लिक है, डेमोक्रेसी में क्या है? पब्लिक, वोट देने वाली कौन है? पब्लिक। तो पब्लिक को यह बताने का काम होता है कि आपने जिस सरकार को वोट दिया था वो किस तरीके से काम कर रही है, अपनी मनमानी तो नहीं कर रही है, और किस तरीके से किन किन चीज़ों में कमियां हैं, और उन कमियों को बताना, पब्लिक तक पहुंचाना, फिर पब्लिक में एक आवाज़ उठे कि गवर्नमेंट अपनी उन कमियों को दूर करे। तो जो भी कोई भी गवर्नमेंट होगी उसके अच्छे से काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? जर्नलिज्म की। एक लगाम की ज़रूरत होती है। देखो एक कहावत है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, कि सत्ता भ्रष्ट करती है और परम सत्ता परम भ्रष्ट करती है। मतलब अगर किसी सरकार से कोई कहने वाला या सुनने वाला नहीं होगा, उनसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं होगा, तो वो सरकार सही से काम नहीं करेगी, अपनी मनमानी करेगी, जैसे उसका काम करने का मन होगा वैसे करेगी, और जिसके लिए काम करना चाहिए उसके लिए नहीं करेगी। तो उस सरकार से काम करने का या उस सरकार से काम करवाना या सवाल पूछने का काम किसका होता है? जर्नलिज्म का होता है। और देश और दुनिया की जानकारी देने का काम किसका होता है? जर्नलिज्म का होता है। तो जर्नलिज्म को हम हमारी जो डेमोक्रेसी है उसका फोर्थ पिलर मानते हैं। तो हमने हमारी डेमोक्रेसी का फर्स्ट पिलर किसे माना? लेजिस्लेचर को। सेकंड पिलर माना हमने एग्जीक्यूटिव को। थर्ड पिलर हमने माना जुडिशरी को। और फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर हमने किसको माना था? हमने माना जर्नलिज्म को। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए।